हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो बेटा लास्ट हम मोशन अंडर फ्री फॉल उसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे। आज उसका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, उसका न्यूमेरिकल पोर्शन हम करेंगे। लेकिन पहले उससे एक दो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट एक दो बात जरूर लिख ले बेटा। क्या जैसे फर्स्ट अगर मैं आपको ये समझाऊं, थोड़ी के लिए समझा दो, वैसे आप याद रखना इसको कि अगर मान लो हम क्या करें, किसी भी एक ग्राउंड से, इस ग्राउंड से मैंने कोई भी बॉल अपवर्ड फेंकी यहां से, ठीक है, यहां से फेंकी मैंने, किस स्पीड से फेंकी मैंने उसको यू स्पीड से फेंकी। क्लियर? ये आपको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर ये पहुंचेगी यहाँ पे तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर? लेकिन जब ये वापस आएगी, ठीक है, जो अगर गई स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट लाइन में वापस आएगी उसी पाथ से। ठीक है बेटा? तो बात क्या है, बात ये है कि जिस स्पीड से जहां जाते टाइम उसकी जो स्पीड थी, जैसे यहाँ ग्राउंड पे जो स्पीड थी, ग्राउंड से किस स्पीड से फेंके मैंने, यू स्पीड से, तो वापस एक ग्राउंड पे जब टकराएगी ना तो यहाँ इसकी स्पीड जो होगी ना, स्पीड वो इसी के इक्वल होगी। ठीक है? अगर मैं कह दूं भाई पॉइंट मान लो ए है ये, तो इस पॉइंट पे जो स्पीड जाते टाइम थी वही स्पीड आते टाइम होगी। जैसे मैं कह दूं यहाँ ये पॉइंट है, मान लो क्या, इसको मान लेता हूं मैं ए, तो यहां जो स्पीड है मान लो वो कितनी है, va, तो एग्जैक्ट आते टाइम इसी रास्ते पे ही, मैंने रास्ता अलग दिखा दिया, बाकी रास्ता यही होगा, यही भी होगा, तो आते टाइम इसी पॉइंट पे ही इसकी स्पीड हमेशा वही रहेगी, सेम। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अरे बात समझ में, अपवर्ड जाते टाइम जो स्पीड जिस पॉइंट पे उस पार्टिकल की, उस बॉडी की होती है, आते टाइम भी उसी पॉइंट पे वही स्पीड उसकी होगी। ये बात जरूर ध्यान रखें। ये पॉइंट जैसे बी है, तो जाते टाइम इसकी अगर स्पीड यहाँ बी पॉइंट पे अगर उसकी स्पीड बी थी, तो उसी टाइम आते टाइम उसी पॉइंट पे ही उसकी जो स्पीड होगी वो बी। ठीक है? तो ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट remains same at same point। आगे ना बात समझ में कि जिस पॉइंट पे जो स्पीड जाते टाइम थी आते टाइम भी वही स्पीड होगी उसी पॉइंट के ऊपर। ये मोशन अंडर फ्री फॉल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बेटा? अच्छा, फिर कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे उस क्वेश्चन के अंदर हमने, अब जब इसमें फेंक रहा हूं ऊपर या वापस नीचे आ रहा है, तो क्या हम इसमें एयर रेजिस्टेंस को काउंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या एयर रेजिस्टेंस नहीं करेगी, एयर रोकेगी नहीं, बॉल को रुकावट नहीं डालेगी, बॉल के मोशन में डालेगी ना। तो एयर रेजिस्टेंस भी अगर काउंट किया जाए तो देन इसका टाइम पीरियड कितना होगा, जाते टाइम आते टाइम, क्या फर्क पड़ेगा उसके टाइम पीरियड के ऊपर, जाते टाइम का ज्यादा होगा या आते टाइम का ज्यादा होगा। ठीक है? असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम। तो ये बात आगे बात समझ में, ठीक है? आप इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दें ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है? ऐसे डायग्राम समझ के बना लेना इसका। ठीक है? अब हम क्या निकाले हैं, मोशन अंडर फ्री फॉल का वही कॉन्सेप्ट, when air resistance can be accounted। अगर एयर रेजिस्टेंस को भी हम काउंट करें तो फिर क्या होगा, तो भाई दोनों बढ़ाएंगे, वही ग्राउंड, एक हम ले लेंगे जाते टाइम का मोशन, अपवर्ड मोशन हो गया। ठीक है? ये अपवर्ड मोशन है, फिर डाउनवर्ड। तो पहले हम अपवर्ड समझेंगे अच्छे से। जब अपवर्ड है हमारा बेटा, तो एक बात यहां लिख लेना,
जो अपोज एयर रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर है, लेट एयर रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, हम ए मान लेते हैं, ठीक है। ए मीन्स एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या एक्सेलरेशन में रुकावट आएगी ड्यू टू एयर, वो हमने ए मान लिया, ठीक है। उसके एक्सेलरेशन में जो रुकावट आएगी, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा एयर के कारण, वो हमने ए मान लिया। अब अगर कोई भी पार्टिकल अगर ऊपर जाएगा तो आप बताओ उसको ऊपर जाने से एयर रोकेगी कि सपोर्ट करेगी? रोकेगा हमेशा। ऊपर जाऊंगा तो रोकेगी, नीचे दबाएगी मुझे, मगर नीचे जाऊंगा तो एयर मुझे ऊपर भेजेगी। मीन्स क्या लगाता है? थ्रस्ट। जिस तरह पानी थ्रस्ट लगाता है, ऐसे एयर के अंदर भी विस्कस होता है, तो एयर भी क्या डालेगी? रुकावट डालेगी। तो क्या होगा बेटा कि एयर रेजिस्टेंस कहाँ होगा बताना? एयर रेजिस्टेंस नीचे तो होगा अगर हम ऊपर जाएंगे तो, और ग्रेविटी हमेशा कहाँ होती है? नीचे ही होती है, और ग्रेविटी भी नीचे है यहाँ पे। तो इसका जब वो अपवर्ड मोशन होगा तो उसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी या नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ए नेट, दोनों के दोनों का है नीचे है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, जी प्लस ए, ठीक है। चलो अब अगर हम करते हैं डाउनवर्ड की बात, जब कोई किस स्पीड से फेंका उसको मैंने यहां से, इसको यू स्पीड से फेंका मैंने, हाईएस्ट पॉइंट पे वही बात, स्पीड कितनी हो जाएगी फाइनल्स की? 0। ऐसे ही यहां से वापस यहां आएगा नीचे हो, तो यहां वो स्पीड क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। यहां इनिशियल स्पीड उसकी क्या है? 0 है, फ्री फॉल, ठीक है। तो ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, ये तो हो गया अपवर्ड का, एंड ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन तो ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन जो होगा नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा? ए नेट। बताओ, जब वो डाउनवर्ड होगा, जब वो नीचे जाएगी तो एयर थ्रस्ट ऊपर लगाएगी, तो एयर रेजिस्टेंस हो गया ऊपर, बट ग्रेविटी हमेशा कहां होती है? नीचे। दोनों आपस में कैसे हैं? अपोजिट है, दोनों आपस में अपोजिट है, तो जी माइनस है। ग्रेविटेशन जो होता है उसका जो उसके कारण जो एक्सीलरेशन होता है वो मैक्सिमम होता है। सबसे ज्यादा फ्री फॉलिंग भी अगर होता है, जब कोई चीज अपने आप नीचे गिरती है तो A इक्वल टू जी होती है, A ग्रेटर देन जी नहीं होगी वहां पे, A इक्वल टू जी है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यही है, तो A में से G नहीं घटेगा, G में से A होगा बेटा। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो आ जाएगा G माइनस A, ठीक है। तो अपवर्ड का हो गया G प्लस A, डाउनवर्ड का आ गया G माइनस A। अब कितना टाइम पीरियड होगा जाने का और आने का? टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। एक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक कब होता था? जब एयर रेजिस्टेंस नहीं हो। मैंने आपको कल समझाया था, आप पूजा कल तो ये बता रहे थे आप, वो तब बताए थे मैंने जब ओनली मोशन अंडर फ्री फॉल हो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे गिरे, वहां एयर रेजिस्टेंस काउंट नहीं हो, अदर फ्रिक्शंस काउंट नहीं हो, यहाँ एयर फ्रिक्शन काउंट हो रहा है। तो टाइम ऑफ असेंट, तो टाइम ऑफ असेंट कैसे निकालेंगे? कौन से इक्वेशन लेके चलेंगे? हमारे पास क्या है? हमारे पास एक हाइट मान लेते हैं उसकी, इसकी हाइट मान लो h हाइट ट्रेवल करता है, h हाइट से वो ऊपर आ रहा है और h हाइट वो नीचे आएगा, उसकी हाइट दे रखी है, ठीक है। तो हाइट की टर्म में उसका निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा? हाइट पता है, टाइम आपको निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम कौन सी इक्वेशन लेके चले? इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी? सेकंड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड कौन सी होती है बेटा? दिस इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो चाहे डाउनवर्ड का निकालो चाहे अपवर्ड का निकाल लो, एक एक करके बता दो एक बार। पहले एक जनरल बता रहा हूँ टाइम, ठीक है। बाद में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, हम जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो यहाँ रख देंगे।
तो ये एक्सेलरेशन क्या है, नेट एक्सेलरेशन लिखेंगे हम। तो बताओ जब उसको हम ऊपर से नीचे छोड़े तो उसकी यू हमेशा क्या होगी, 0, या फिर जो नीचे से ऊपर जाएगा तो v क्या हो जाएगी, 0। दोनों केस में एक ना एक चीज जरूर 0 होगी, तो यहाँ पे u क्या होगी, मान लो 0। तो s कितना है हमारा, h है 0। तो इसी तरह क्या बनेगा, हाफ a क्या हो जाएगा g, a उसको हम a नेट मानेंगे, यहाँ g नहीं करेंगे, a हो जाएगा a नेट एक्सेलरेशन, और इनटू कितना है, t स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से t स्क्वायर कितना आएगा बताओ। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h डिवाइड बाई a नेट, और जब t निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये टाइम आ गया, टाइम ऑफ असेंट एंड डिसेंट, दोनों के लिए टाइम पीरियड निकाला मैं यहाँ पे, असेंट एंड डिसेंट। ये टॉपिक निकालना हमने, तो उसके लिए ये टाइम आ गया। तो टाइम ऑफ असेंट निकालेंगे तो हम एक्सेलरेशन ये पुट कर देंगे, टाइम डिसेंट निकालेंगे तो ये पुट कर देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि हम इस इक्वेशन का यूज करके जो हमारा h है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, t इक्वल टू 2h/g होता था वैसे तो, अगर एयर नहीं हो तो, एयर होगा तो क्या बन जाएगा, a नेट। चलिए चलो अब इसमें वैल्यू पुट करें, कितना आएगा देखो। तो टाइम ऑफ असेंट कितना हो जाएगा, तो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू मैं डालता हूं TA, तो TA कितना हो जाएगा, 2h एंड डिवाइड बाई a नेट g प्लस ये आ जाएगा टाइम ऑफ असेंट। ठीक है, एंड टाइम ऑफ डिसेंट TD कितना आ जाएगा, तो h और g माइनस, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3 और ये आ गई नंबर। अब आप इसमें सोच समझ के बता सकते हो कि TA ज्यादा है कि TD ज्यादा है, बताओ। दोनों फैक्टर में 2h और 2h कांस्टेंट है, तो t किसके इनवर्स होगा, इस नेट एक्सेलरेशन के। तो जो नेट एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो टाइम इनवर्स है नहीं, तो नेट एक्सेलरेशन अगर ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा। अब ये g प्लस a है और ये क्या है, g माइनस a, इसका मतलब ये टर्म ज्यादा होगी, ये टर्म कम होगी, ये कम होगी तो ये ज्यादा होगा, और ये ज्यादा होगी तो ये कम होगी। तो इसका मतलब क्या है बताओ, तो ये टर्म ज्यादा है तो TA जो होगा टाइम ऑफ असेंट वो कम होगा, किससे, टाइम ऑफ डिसेंट से। मतलब बॉडी ऊपर जो इफेक्ट है ना, यू स्पीड से ऊपर जल्दी पहुंचेगी, नीचे आने में टाइम ज्यादा लगेगी। जो आपको केवल दिमाग में बैठा होगा जल्दी नीचे गिरेगी तो जल्दी पहुंचेगी नीचे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर सेम एयर उतनी फ्लो करती है परमानेंट, तो अगर बॉडी को यू स्पीड से फेंकेंगे वहां पे, तो वहां ऊपर तो जल्दी पहुंचेगी, नीचे आने में टाइम ज्यादा लगेगी। समझ गए, तो टाइम ऑफ असेंट हमेशा कम होगा टाइम ऑफ डिसेंट से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था एक अलग से एयर रेजिस्टेंस का। अब इसको नोट करें, फिर इसके करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, करो नोट इसको। तो ये देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए बॉडी ड्रॉप्ड, लोअर भी आ जाएगा, ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h above the ground, find the ratio of the distances fallen in first 1 second, पहली सेकंड में, फर्स्ट 2 सेकंड, पहली 2 सेकंड में, फर्स्ट 3 सेकंड, पहली 3 सेकंड में, एंड सो ऑन। तो हमें रेशियो निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉडी 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, आगे। ठीक है, ऐसे तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो पहले हम इतना पढ़ेंगे इसका, ठीक है, इतना काम करेंगे। चलो करो। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टाइम t, डिस्टेंस और टाइम रिलेशन है तो कौन सी होती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
ड्रॉप्ड है, छोड़ी है ऊपर से, तो इनिशियल वेलोसिटी कभी होगी ही नहीं। यहाँ पे जो u है वो कितनी है 0, और I किसके कारण, ग्रेविटी के कारण, तो A इक्वल टू कितना है g है। तो आप पुट कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू, सीधी सी इक्वेशन बनेगी हाफ gt स्क्वायर। अब एक एक करके पुट करते चले जाओ। 1 सेकंड में कितना है, तो t की जगह 1 कर दो, 2 है तो t की जगह 2 कर दो, ऐसे पुट करते चले जाओ। तो S1 रेशियो S2 रेशियो S3 रेशियो डॉट 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 कितना आ जाएगा बताओ। दिस इज हाफ, g को g रहने दो, t की जगह 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, रेशियो हाफ g, 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, और 3 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो बताओ ये रेशियो कितना है, S1 रेशियो S2 रेशियो S3 डॉट 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 क्या है बताओ। इन सब में हाफ जी तो सेम ही, हाफ जी, तो उसी तरह से रेशियो क्या बचेगा 1, यहाँ से 1, रेशियो कितना 4, रेशियो कितना 9, आगे कितना आएगा बताओ, अरे कितना आएगा 3, आगे क्या आएगा 4, 4 रेशियो कितना आएगा 16, तो 1 4 9 16 25 ऐसे इसका चलता चला जाएगा। ये रेशियो आ जाएगा फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में, सेकंड 2 सेकंड में, फिर थर्ड सेकंड, थर्ड मींस नहीं 3 सेकंड में, ठीक है। तो टोटल 1 सेकंड में, टोटल 2 सेकंड में, टोटल 3 सेकंड में, तो डिस्टेंस का रेशियो है वो ये आएगा, ठीक है। अब बताओ आगे नेक्स्ट अगला जो पार्ट वो क्या है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फॉलोन इन फर्स्ट सेकंड, पहली सेकंड में, इन सेकंड सेकंड, दूसरी सेकंड में, 2 सेकंड नहीं, 2 तो ये है, फिर 2 तो ये हो गया, टोटल 2 टाइम 2 सेकंड है, तो टी की जगह 2 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन यूज करेंगे हम। लेकिन उससे क्या है, इन सेकंड, दूसरी सेकंड में, इन थर्ड सेकंड, तीसरी सेकंड में, नाम क्या है, एक ही सेकंड का है, थर्ड ही है, सेकंड कौन सी, एक ही, तो हर एक सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और वो सेकंड कौन सी है, पहली सेकंड में, दूसरी सेकंड में, तीसरी सेकंड में, तो हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और हर एक सेकंड का जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है कौन सी होती है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, SNF वाली, ठीक है, तो वो यूज करेंगे। तो आप इसको नोट करें और उसको सोल्व करें, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ, सेकंड पार्ट में हम इसको पार्ट बनाते हैं 2 अलग करके, इसको A पार्ट कर देते हैं, इसको B पार्ट कर देते हैं। तो वी नो क्या बेटा, जो SNF होती है वो कितनी होती है, U प्लस A/2 into 2n-1। सेम बात है यहाँ भी, क्या ड्रॉप्ड है तो U इक्वल टू 0 है, A इक्वल टू कितना है G है। इक्वेशन क्या बनेगी SNF की हमारे पास, ये आ जाएगी G/2 into 2n-1, ठीक है। इसको मानेंगे फर्स्ट, ये आ जाएगी नंबर सेकंड। पुट कर दो उसको बेटा, सही वैल्यूज में रख दो भाई ये करके। तो वही रेशियो S1 रेशियो S2 रेशियो S3 एंड डॉट 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 कितना आ जाएगा, G/2 करंट कैसे कैसे, n की जगह 1 पुट करो, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 - 1 बचेगा, रेशियो G/2, 2 n की जगह 2 पुट करोगे, रेशियो G/2 n की जगह 3 पुट करोगे, एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कितना आएगा, मिला तो सारा है, ये आ जाएगा S1 रेशियो S2 रेशियो S3, कितना है G/2 सब में कॉमन है, तो कितना आया 1, रेशियो कितना हुआ 2 दूनी 4 माइनस 1 3, 1 रेशियो 3, कितना हो जाए 6 माइनस 1 5, एंड सो। तो 1 रेशियो 3 रेशियो 5 आएगा किन में, इन फर्स्ट सेकंड, इन सेकंड सेकंड, इन थर्ड सेकंड एंड इन फोर्थ सेकंड, आगे निकालते चले जाओ। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको नोट करें बेटा, आगे होगा मेरे ख्याल से समझ में, आप अच्छे से करो बेटा इसको।
बेटा ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट करें इसको। क्या बेटा, एक ब्लॉक है, स्लाइड डाउन ए स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन। अब स्मूथ का नाम यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन नहीं है, इनक्लाइंड प्लेन है, बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड नहीं है, इनक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक आएगा। व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप व्हाइल अनदर फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक को छोड़ेंगे फ्री फॉल, एक आएगा स्लाइड करता हुआ, ठीक है, उस इनक्लाइंड प्लेन पे। विच वन ऑफ देम विल स्ट्राइक द ग्राउंड, उनमें से कौन सा पहले, अर्ली मीन्स पहले, जल्दी कौन सा पहुंचेगा। और नंबर 2 विद ग्रेटर स्पीड। दोनों बातें अलग अलग, ये मत सोचना कि ज्यादा स्पीड होगी वो पहले पहुंचेगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। कौन पहले पहुंचेगा यानी टाइम कम कौन सा लेगा। दूसरी बात, उन दोनों में से स्पीड किसकी ज्यादा होगी या बराबर होगी, कैसे हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले। इसमें डायग्राम क्या होगा इसका कि भाई ये एक इंक्लाइंड प्लेन हम मान लेते हैं, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इसमें इस इंक्लाइंड ने एक एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया, थीटा। एक ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे यहां से, इस ब्लॉक को छोड़ेंगे यहां से, ये हाइट मान लेते हैं हम h हाइट, वर्टिकल हाइट, ठीक है। और ये जो हमारे पास है इसका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं s। ये बराबर थोड़ी होंगे, अलग अलग होंगे, ये मैंने मान ली s। जो ब्लॉक एक स्लाइड करता हुआ आएगा, मैं बात उसकी कर रहा हूं, एक ब्लॉक इधर आएगा, दो इस तरह से मूव करेगा, एक इधर जो ऐसे मूव करेगा। ये दोनों ब्लॉक एक फ्री फॉल जाएगा, एक स्लाइड करता हुआ जाएगा। तो इनमें से कौन सा पहले पहुंचेगा हम वो निकालना है, और किसकी स्पीड ज्यादा है कम, हमें वो निकालना है। तो पहले बात करते हैं फॉर स्लाइडिंग के लिए, स्लाइडिंग की बात करते हैं। फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। अब इतनी चीज क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, तो सीधा टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखो। जो टाइम पीरियड होता है स्लाइडिंग का, ts लिख दो उसको, में हम सीधा लिखेंगे बेटा 2h/g होता है ना। तो यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट यूज करेगा, वो s करेगा, तो 2s डिवाइड बाई a, एक्सेलरेशन। ये फ्री फॉल नहीं है, ये फ्री फॉल नहीं है, तो उसमें एक्सेलरेशन होगा a। फ्री फॉल होता तो क्या होता था 2h/g, याद रखो 2h/g का अंडर होता है फ्री फॉल का, लेकिन यहाँ फ्री फॉल नहीं है, तो 2s डिवाइड बाई एक्सेलरेशन a। तो यहाँ पे s कितना है, s की टर्म हमें निकालना है, तो s निकालो और a निकालें। पहले s की बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है हमें, इसके अंदर निकालना क्या है, s दे क्या रखा है h, तो जो निकालना है फ्रॉम फिगर दिस इज s डिवाइड बाई h, s डिवाइड बाई h कितना बनेगा बताओ मेरे को। अच्छा उल्टा भी आप कर सकते हो, क्या निकालना, मुझे s निकालना है, ठीक है। तो बताओ क्या बना, ये तो उल्टा आ गया ना बेटा, 1/sin थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, sin थीटा। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, sin थीटा। लेकिन ये क्या है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो क्या आ जाएगा 1/sin थीटा, कोई बात नहीं। तो यहाँ जो s आया, s वो कितना आ जाएगा, h/sin थीटा, ठीक है, s पता चलेगा। अब बचा एक्सेलरेशन a, इसको ध्यान से समझना बेटा। इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है, तो इस इंक्लाइंड के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, मैं उसके बात कर रहा हूं। g इधर होगा, ये g है। अब अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट जब यहां पहुंचेगा, वो मैं एक अलग से डायग्राम बना दूं यहाँ पे। एक काम करूं, मैं इसको s को हटा देता हूं, इसी में बना देता हूं। s आप समझ लेना, मैं ऊपर लिख दूं कि s है इसकी डिस्प्लेसमेंट, ये s है, ठीक है। मैं यहाँ ब्लॉक बना देता हूँ, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक बहुत काम आएगा बाद में, जो मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने। ये डायग्राम आगे बहुत बार बनाएंगे हम। तो देखो ये ब्लॉक हो गया, इस ब्लॉक का वेट, इस ब्लॉक का वेट अगर बात करें हम, तो वेट होता है mg। तो ये जो उसका हम वेट ना लेके हम उन्हें ग्रेविटी आपको समझाऊं, तो ये उसका हो जाएगा g, ठीक है। ये उसका रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन हमेशा क्या होता है, बॉडी के परपेंडिकुलर। रिएक्शन की बात नहीं कर सकते, रिएक्शन हमें नहीं पता, छोड़ो कोई बात नहीं। मैं इसका वर्टिकल लाइन खींच देता हूं, कैसे, इस तरह से।
अब जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, कुछ दिन पहले आपको समझाया था मैंने, इंक्लाइंड हो जाता है ये भी सेम एंगल से, ठीक है। अब ये जी है तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला हमेशा जो एंगल जिसके साथ होता है वो कोस थीटा होता है, तो ये बनेगा जी कोस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर जो बनेगा ये वाला कंपोनेंट जी कोस थीटा के, ये बन जाएगा जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। तो इस इंक्लाइंड के अलोंग कितना एक्सेलरेशन है, जी साइन थीटा, एंड इंक्लाइंड के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, जी साइन थीटा, ठीक है, इंक्लाइंड के अलोंग। तो आपको एक्सेलरेशन मिल गया, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड बताओ क्या है, टीएस, टीएस कितना होगा, दिस इज इक्वल टू एस क्या है बेटा हमारे पास, एच बाई साइन थीटा, एच डिवाइड बाई साइन थीटा, और ए क्या है, डिवाइड बाई जी साइन थीटा, ठीक है, ए क्या हमारे पास, जी साइन थीटा। ठीक है, चलो तो भाई इसमें हम इसको, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2h डिवाइड बाय जी तो रूट में रहे, और ये साइन थीटा आ जाए बाहर, तो उसको तो मैं लिख दूं ये कि भाई 1 बाई साइन थीटा और अंडर रूट में हो गया 2h बाई जी, लिख सकते हैं इसको, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 4। तो टाइम ऑफ स्लाइडिंग हो गया 1 बाई साइन थीटा रूट ऑफ 2h बाई जी। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, बताओ नेक्स्ट। इसमें अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि भाई फ्री फॉल वाला कितना टाइम लेता है, वो तो 2h बाई जी होता है। फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के उसको मान लेता हूं मैं टीएफ। टीएफ क्या बन जाता है, सीधा सा वो होता है 2h डिवाइड बाई जी। उसका ए किसके इक्वल, जी के, एस किसके इक्वल, डिस्टेंस किसके इक्वल, एच के इक्वल। इक्वेशन होगी नंबर 5। मैं कर देता हूं दोनों को डिवाइड, टीएस डिवाइड बाई टीएच फ्रॉम 4 एंड 5। मैं नोट करो जल्दी इसको आप एक बार। फ्रॉम 4 and 5 TF डिवाइड बाई TS, आप किसी डिवाइड कर दें जो आपको मन करे उसे डिवाइड कर दिया, तो ये अंडर रूट हो गया 2h बाई जी, और TS उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा जाए क्या बन जाएगा, g डिवाइड बाई 2h का अंडर रूट, और साइन थीटा कहां जाएगा, क्या हो कहते हैं, ये बनेगा ना 2h बाई जी, तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा। तो ये तो सारा हो गया कैंसिल, तो हमारे पास TF डिवाइड बाई TS, TF डिवाइड बाई TS किसके इक्वल बेटा, साइन थीटा के। अब देखो इंक्लाइंड अगर मुझे इसको रखना है तो एंगल 90 तो नहीं हो सकता, एंगल 90 हो गया तो ये भी वर्टिकली हो गया, अगर थीटा 90 हो गया तो ये तो वर्टिकली हो गया, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू 1 जो होती है 1, वो किस पे होती है, 90 डिग्री पे, और 90 होगा नहीं, तो 90 डिग्री को छोड़ के किसी भी एंगल पे साइन थीटा की वैल्यू 1 नहीं होगी, हमेशा 1 से कम होगी, ठीक है। तो थीटा इज ऑलवेज लेस देन किसके बेटा, 90, तो साइन थीटा जो आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 1। अब जब ये लेस देन 1 वैल्यू हुई तो आप कितना पता है, जब ये वैल्यू लेस देन 1 है तो TF भी कम होगी किससे, TS। TF भी कम होगी किससे, TS से, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है तो कम होगी, TF भी कम होगी किससे, TS से। इसका जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है वो टाइम ज्यादा लेगा कंपेयर टू किसके, फ्री फॉलिंग, तो
तो फ्री फॉलिंग वाला जल्दी पहुंचेगा कंपेयर टू स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। ऐसा थोड़ा सा ये इसमें है अलग से, आपका अलग क्वेश्चन है बिल्कुल। तो समझ में आ गया ओमेगा से। पहले उसके लिए स्लाइडिंग के लिए ऐसे निकालोगे, उसके एक्सेलरेशन निकालोगे, उन दोनों के वैल्यू को पुट करोगे टी एस उस फॉर्मूले में, तो ये बनेगा, फिर फ्री फॉलिंग को पुट कर दोगे। फिर सेकंड पार्ट क्या निकालना था? सेकंड पार्ट निकालनी थी स्पीड। तो स्लाइडिंग की स्पीड क्या होगी और फ्री फॉलिंग की स्पीड क्या होगी जब वो नीचे पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा बॉटम पे और ये यहां पहुंचेगा बॉटम पे, तो इसकी स्पीड क्या होगी? कर लिया नोट? ठीक है, बताओ। स्पीड ऑफ स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट एट बॉटम, ये मिटा रहा हूं, एट बॉटम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाते हो बेटा? ये लगाते हो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनिशियल स्पीड 0 है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट चला जाएगा इधर, दिस इज इक्वल टू 2as। ठीक है, 5 इक्वेशन हो गई थी, अब इसको मानेंगे नंबर 6। तो वैल्यू पुट कर दो भाई। एक्सेलरेशन कितना है? g sin थीटा। s कितना है? ये वैल्यू फ्रॉम द सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ कितने है बताओ? फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ। तो v आ जाएगी कितनी बेटा? अंडर रूट 2। एक्सेलरेशन कितना है? g sin थीटा। s कितना है? h by sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, तो हमारे पास v कितना आया? v आ गया अंडर रूट 2gh। ये v किसका है? ये v स्लाइडिंग का है, स्लाइडिंग का। तो स्लाइडिंग की जो स्पीड होगी वो रूट 2gh। अब फ्री फॉलिंग, स्पीड ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट एट द बॉटम, स्पीड ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। बताओ भाई क्या फॉर्मूला? फिर वही, तो v क्या होगी? u उसके लिए भी 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये u 0 हो गया, तो 2 किसके कारण गिर रहा है? वो g के कारण गिरेगा, यानी a की जगह क्या आ जाएगा? g। और s किसके इक्वल था? h के, तो कितना आएगा? 2gh। और ये v क्या है? फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग, तो कितना आ जाएगा? 2gh, 2g। ये आ गया नंबर 8। दोनों की स्पीड बराबर है। स्पीड ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, यानी कि इज सेम। एक बात और बता दूं, स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है। उसकी डायरेक्शन इधर है, उसकी डायरेक्शन इधर है। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, ब्रैकेट ले देता हूं, नॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नॉट सेम, वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन के आ जाए क्या वेलोसिटी भी सेम है? नो, वेलोसिटी सेम नहीं है, स्पीड सेम है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है। ठीक है, करो नोट इसको आप जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है? पेबल, मान लो कोई टुकड़ा है पत्थर का, ठीक है, is thrown vertically upward from the bridge with an initial velocity of 4.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, एक ब्रिज से उसको फेंका जा रहा है ऊपर के साइड में। इट स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 2 सेकेंड, ऊपर से नीचे गिरेगा, पानी में से गिरेगा, तो टोटल टाइम लेगा वो 2 सेकेंड। ठीक है, क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की हाइट क्या है। नंबर 2, विद व्हाट वेलोसिटी डज द पेबल स्ट्राइक द वाटर, पानी पे जब गिरेगा तो उस टाइम उसकी स्पीड क्या होगी। और इस केस में g को 9.8 लेना है, क्योंकि 4.9 दे रखा है, उसने क्वेश्चन दे भी रखा था। टेक g इक्वल टू
9.8। तो ये आप अपनी मर्जी से देख लेना यहाँ पे। तो इस तरह 4.9 दे रखा होगा तो इसका कुछ ना कुछ लॉजिक है ही, तो 9.8 लेना, वो 5 हो गए 10 ले लेना, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो बताओ क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे इसको। एक काम करते हैं, कर देते हैं हम 4.9 की बजाय मैं 5 ले लेता हूं, आप भी ऐसे ही कर लेना, और इसको 9.8 की बजाय 10 कर लेते, ठीक है। अब करो इसका यूज, क्या बताओ, डायग्राम बना ले। क्या है बेटा कि भाई ये ब्रिज है, अब ब्रिज ये है तो हम यहां से फेंकेंगे हम, ये वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस है, ठीक है भाई, ये वाटर सरफेस है, और ये क्या है, ब्रिज है। यहां से फेंक रहा हूं मैं कोई भी पत्थर के टुकड़े को ऊपर की साइड, वो ऐसे जाके गिरेगा नीचे, ऊपर फेंक रहा हूं, ठीक है। यहां से उसने कहा ब्रिज की हाइट बतानी है, ठीक है ना, हाइट ऑफ द ब्रिज, यानी यहां से लेकर, तो लेट हम इसकी हाइट को मान लेते हैं h। तो हमें h फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है। अब ये क्या फाइंड करना, मैं इसमें सभी जो क्वेश्चंस होते हैं सारे बता देता हूं, आप इसी टाइप के और क्वेश्चन फिर अपने आप निकाल लेना। क्या क्या कि भाई इसकी हाइट क्या होगी, इसने बताया देखिए टोटल टाइम कितना लेगा, वो 2 सेकंड लेगा यहाँ तक पहुंचने में। तो मैं आपको ये पूछो, बताओ कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा, यानी ये कितना अटेंड करेगा, और यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो सब कुछ फाइंड करते हैं करके, मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को बी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को सी मान लेता हूँ, हर चीज करेंगे इसका। ए से लेकर बी तक की हाइट को हम h1 कह देंगे, ठीक है, और ये टोटल हाइट हमारे पास हो जाएगी h मैक्सिमम मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई निकालें, सबका टाइम भी निकालेंगे, करो शुरू। तो भाई एक इक्वेशन आपको समझाई थी, इस तरह के आपके इक्वेशन बनते हैं। तो आपको इक्वेशन बताई थी मैंने, क्या, बाय यूजिंग इक्वेशन, उसमें साइन कन्वेंशन कौन सा लगाना है, कौन सा इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और u को क्या लिख दो, माइनस एक, u इज इक्वल टू माइनस u, और a को क्या पुट करो, g प्लस g, उल्टा पुट कर दो, उसको उल्टा लगा दो इसको। तो s यहाँ पे जो हाइट है वो अपने आप किसके इक्वल है, h के, s जो है वो किसके इक्वल है, h के, तो h अपने आप आ जाएगी। तो s इज इक्वल टू, ध्यान है कल करवाया था आपको मैंने थ्योरेटिकली, उसमें देख रहे ध्यान से, एक क्वेश्चन ऐसे है। तो u आपको दे रखा है 5, तो 5 इंटू टाइम कितना लिया वापस आने में, 2 सेकंड, टोटल जो टाइम ले रहे हैं, ये जो t होता है ना, ये टोटल टाइम होता है ac 2 सेकंड, तो 5 इंटू 2 माइनस प्लस हाफ a किसके इक्वल है, g के, g कितना है t, और t 10, और t कितना है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 20, और ये हो जाएगा 10, कितना बचेगा 10 मिनट। तो जो हाइट ऑफ ब्रिज आई, ये इक्वेशन ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में देना, अपने आप हाइट आ जाएगी, अपने आप हाइट ऑफ द ब्रिज, क्लियर, ठीक है। उसके बाद चलो आगे हर चीज निकालते हैं इसकी। इसके बाद निकालेंगे उसने क्या पहले, चलो वही काम कर देते हैं, कितनी स्पीड से जाके वो टकराएगी, वो काम कर देते पहले। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, जो उसने कहा था वो, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट, अब स्पीड निकालनी है, जो स्पीड से वो यहां टकराएगा, तो स्पीड के कौन सा फॉर्मूला लेके चलेंगे हम, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। v हमें निकालनी है, फाइनल स्पीड, u लेंगे माइनस u, a लेंगे g t, v आपको निकालनी है, u कितनी थी 5, तो -5, g कितनी है 10, टाइम कितने लगा 2 सेकंड,
कितना हुआ 10 दूनी 20, 5 घटा दो कितना बचेगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो कितने स्पीड से टकराएगा वो ऑब्जेक्ट 50 मीटर पर सेकेंड से टकरा जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद ये निकालना है टाइम, ए से लेकर बी तक का टाइम कितना है। याद करो कल वाले सारा कॉन्सेप्ट वो के वो है सब कुछ। तो टाइम मैं आगे बढ़ा देता हूं मैं। थर्ड टाइम टी ए से बी का, टी ए टू बी इतना जाना है। ए बी दिया तो ए से बी का ही है। और क्या लिखा था हमने टी इक्वल टू यू बाई जी, याद होगा ना, यू बाई जी का फॉर्मूला सीधा सा टाइम परसेंट याद कर लियो। तो यू दे रखा है, यू दे रखा है 5, जी कितना है 10, कितना आएगा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 सेकेंड। तो ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा वो 0.5 सेकेंड। और वापस इसी लेवल में यहां आने में इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूं। जितना हाइट ऊपर गई, अब h1 क्या है वो भी निकाल देंगे। h1 ही ऊपर गई तो टाइम ऑफ असेंट हो गया h1, फ्री फॉलिंग ए रेजिस्टेंस नहीं है। तो ए से बी जाने में टाइम कितना लिया 0.5 सेकेंड, बी से डी आने में कितना लेगा 0.5 सेकेंड। टाइम बी टू डी तो वो भी कितना होगा 0.5 सेकेंड। हो गया। अब आपसे पूछा जाए बताओ टाइम सी टू डी का कितना होगा। तो टाइम पहले के निकालते हैं, टाइम निकाल देते हैं ए डी, ए से डी का। तो टाइम ए से डी का कितना हो जाएगा, ए से बी का और बी से डी का ऐड कर दो, जो कितना बचे बनेगा 1 सेकेंड। तो यहां से लेकर यहां आने में कितना टाइम लगेगा 1 सेकेंड। तो यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना हुआ, टोटल कितना था 2 सेकेंड। तो घटा दो, ठीक है, कर दो यहीं पे। तो टाइम बच गया सी डी, सी डी जो टाइम वो कितना बचेगा, टाइम ऑफ एसी माइनस टाइम ऑफ एडी। एसी में से एडी का घटा दो, ये अपने आप बच जाएगा। एसी का था 2, एडी का है 1, कितना टाइम बचेगा 1 सेकेंड। तो सी से डी का पहुंचने का कितना टाइम लगेगा 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं बी टू सी का, एक और तरीका समझा देता हूं, ये नोट करें पहले। कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं कि भाई ठीक है यहां से आता का तो निकाल दिया यू बाई जी, हम डायरेक्ट निकालना चाहते हैं बी टू सी का, तो सीधा आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में करवाया था। और टाइम बी टू सी का अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो √2h डिवाइड बाई जी, ये भी तो होता है ना। लेकिन ये h कौन सी, ये h होनी चाहिए h मैक्सिमम। इसके लिए हमारे पास h मैक्सिमम पता हो, h मैक्सिमम, तो हमसे ये टाइम निकालेंगे। अब जब तुम्हें टाइम पता है तो h मैक्सिमम निकाल सकते हो सीधे। तो कितने क्वेश्चन बनेंगे। अब हम इस तरीके से अगर हमने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया सारे। बी से सी का टाइम पता है, बी से सी का टाइम कितना हो बताओ मेरे को, बोलो जी। बी टू डी का कितना टाइम है, बी टू डी का कितना टाइम है 0.5। और डी टू सी का कितना टाइम है, तो सी टू डी है, डी टू सी लगा लो सही भाई, एक ही बात है ना। डीसी का तो डी टू सी का कितना है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड ये हुआ, 0.5 सेकेंड ये हुआ, तो बी टू सी का टाइम कितना होगा 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। तो आप इसको 1.5 सेकेंड पुट कर लो, यहाँ से x मैक्स निकाल दो सीधे से। ठीक है, तो कई तरीके समझा देता हूं आपको मैं। तो यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं। तो TBC कितना है 1.5 अंडर रूट ट्वाइस ऑफ h मैक्सिमम जो निकालनी है। g कितनी है 10, कितना हो गया 5, स्क्वायरिंग कर दो उसका, स्क्वायरिंग करोगे 15 15 225, तो 2.25 हो गया। ठीक है, अच्छा, और इसका स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ कितना बचेगा h मैक्सिमम और डिवाइड बाय 5, तो 5 इधर आ जाएगा। तो जो h मैक्सिमम हो जाएगी वो आ जाएगी 5 इंटू 2.25, ये आ जाएगी h मैक्सिमम। ठीक है, मीटर मल्टीप्लाई कर लियो। अदरवाइज h मैक्सिमम आ गए। अब आपके पास h मैक्सिमम पता है, आपको h पता है, आपको क्या निकालना है h1 कितना आ जाएगा
H1 आ जाएगा H मैक्सिमम माइनस H मैक्सिमम हमारे पास कितना है, चलो उसको गुणा कर दे, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना होगा बेटा ये 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11, ये आ जाएगा मीटर। तो 11.25 11.25 और माइनस H कितना आया था हमारा, अरे कितना मीटर आया था, 10 मीटर 10 मीटर आया था, तो 10 मीटर कर दो माइनस, तो कितना आएगा 1.25 मीटर। ठीक है, तो H1 आ जाएगा 1.25 मीटर। समझ गए बात आप। अब अगर आपको लगता है कि हम इससे टाइम निकाल के ऐसे तरीका हम ऐसे कर सकते हैं, क्या और तरीका है करने का, समझा देता हूँ वो भी, सुनो ध्यान से। हम ये तरीका करने के बजाय हम क्या करें, हम ये निकाल लें, टाइम पता है भाई ए से बी का निकाल लिया, अब यहां से लेकर यहां तक की हाइट भी निकाल सकते हैं ना, सीधा फॉर्मूला बता दिया भी आपको मैंने। अदरवाइज एलिटर डाल देना, एलिटर करके कि और तरीका क्या है इसका, एलिटर। दूसरा तरीका H1 होता है u स्क्वायर बाई 2z, ये भी कल आपको लिखवाया था मैंने। u कितना था 5 5 5 25 और डिवाइड बाई 2 इंटू z कितना होगा बेटा 5/4, तो 5/4 कितना है 1.2 आ जाएगा मीटर, या 1.25 मीटर आ जाएगा, सेम बात है, ये आएगा सेम। देखो सर, तो आप सब सीधा निकालना चाहो H1 तो होता है u स्क्वायर बाई 2z, u स्क्वायर बाई 2z 5/4 1.25, और इससे क्या था तो ये आएगा। ठीक है, तो आपके पास H1 आ गया, H था, H मैक्सिमम फाइंड कर सकते हो आप। ये तरीका ना लगा के हम ये लगा कर सकते हैं कि H1 निकल गया, H1 आ गया, H आ गया, H मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, जैसा चाहो आप निकाल सकते हो, बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं। बस जब जागो तब सवेरा होता है। आप जब इनसे निकालने लग जाओगे तभी आपको सब कुछ आने लग जाएगा। टाइम मत बिताना, क्योंकि टाइम बहुत ही आप ये लगाओ कि अब तो इसको करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगा। लेकिन कब टाइम लगा, जब हमने करना सीख लिया, जब हमें हमारी नींद खुल गई कि हाँ अब हमें करना चाहिए। ठीक है, एक दो लाइन होती है आपको सही लगे, इसी के ऊपर जैसे आप पढ़ते हो कि बहुत कई बच्चे तो जैसे हमने पढ़ाते हुए स्टार्ट में 2 महीने हो गए लगातार क्लास रहते हुए, कई बच्चे ने नहीं स्टार्ट किया होगा या कर दिया होगा तो बस ओनली नोट्स बनाते होंगे, वो कुछ नहीं किया होगा उन्होंने। तो छोटी सी एक बात है, बात की तो 2 लाइनें हैं, जो एक मेरा फेवरेट एक्टर था, बेचारा अभी तो नहीं है, इरफान खान जी, उसने कहा था जिंदगी छोटी नहीं होती, जिंदगी बहुत बड़ी होती है। ठीक है, जिंदगी छोटी नहीं होती, लेकिन हम देरी से जीना स्टार्ट करते हैं, कहते हैं। ठीक है, जिंदगी छोटी नहीं होती, हम देरी से जीना स्टार्ट करते हैं, जब तक रास्ते समझ आते हैं हमें, जब तक रास्ते समझ आते हैं हमें, तब तक वापस लौटने का समय हो जाता है। समझ गए बात, कि जब तक ये पता चलेगा कि हमें जाना कहाँ है, तब तक तो वापस लौटने का टाइम हो जाएगा। सेम आपके ऊपर है कि जब को हमारे पास तुम लगेगा टाइम होता गया, टाइम बहुत टाइम है, लेकिन बिल्कुल जब हमारा एग्जाम टाइम आ जाएगा तब तो अब समझ में आएगा कि टाइम तो बचा ही नहीं है, यानी अब तो कुछ भी करने का कुछ भी नहीं बचा हमारे लिए। तो इसलिए सेम बात है जिंदगी का और आपके सामने आपका जो एग्जाम्पल है वो। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको करवा दिया एग्जाम्पल, कुछ एक आपको मैं असाइनमेंट दे दूंगी क्वेश्चंस के, तो आप इन क्वेश्चंस के इसी टाइप के मैं करवाता रहा, ये पेबल बना दिया, कोई और पत्थर फेंक दिया, ब्रिज की हाइट पूछ ली, ब्रिज की हाइट दी होती, टाइम पूछ लेता, सभी ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, टोटली ऐसे क्वेश्चन होंगे, कुछ जो डिफरेंट होंगे वो आपको मैं करवा दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ इससे डिफरेंट क्वेश्चंस और हम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और जो मैंने 2 लाइन बताई उन दोनों लाइनों का बहुत डीपली मीनिंग है, उसको अच्छे से समझना और उसको अपनी जिंदगी में भी लागू करना। ठीक है, थैंक यू बेटा।